हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं LJF लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। दिस इज द नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से जो LJF नाम की हमारी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, इसके दो वर्जन होते हैं, एक नॉन प्रिमिटिव वर्जन होता है, दूसरा इसका प्रिमिटिव वर्जन होता है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो नॉन प्रिमिटिव वर्जन इसका डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका प्रिमिटिव वर्जन। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कई वीडियो के माध्यम से कि प्रिमिटिव का मतलब होता है कि किसी रनिंग स्टेट के अंदर किसी प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और रेडी क्यू के अंदर उसको हम दोबारा से लगा सकते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है, अगर एक प्रोसेस सीपीयू को असाइन हो गया और सीपीयू ने अगर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, तो जब तक वो अपना टाइम कंप्लीट नहीं करेगा, अपना बर्स्ट टाइम पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी अपना बर्स्ट टाइम पूरा नहीं लेगा, तब तक उसको हम हाल्ट नहीं कर सकते, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसका नाम ही हमको बता रहा है लॉन्गेस्ट, यानी सबसे बड़ा। जॉब फर्स्ट मतलब यानी वो प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम सबसे बड़ा है, और अगर एक बार वो असाइन हो जाता है तो सीपीयू उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करेगा हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो यहां पर देखिएगा बोर्ड पर मैंने 4 प्रोसेस लिए हैं, P1, P2, P3, P4। ठीक है, मैंने यहां पर 80 लिया हुआ है। 80 मतलब ये किस टाइम पर रेडी क्यू के अंदर आए, हार्ड डिस्क से उठ के किस टाइम पर रेडी क्यू के अंदर ये हमारे प्रोसेस आ रहे हैं। तो पहला 1 टाइम पर आया, माइक्रो सेकेंड हम इसको कह सकते हैं, 1 माइक्रो सेकेंड। P2 2 माइक्रो सेकेंड पर आया, P3 3 माइक्रो सेकेंड पर आया, और P4 आपका 4 माइक्रो सेकंड पर आया। कितना कितना बर्स्ट टाइम लिया इन्होंने, ध्यान से देखिएगा। P1 ने 2 लिया है, P2 ने 4 लिया है, और P3 ने 6 लिया है, और P4 ने 8 लिया है। अब देखते हैं कि रेडी क्यू के अंदर आएंगे और कैसे ये सीपीयू को असाइन होंगे और सीपीयू कहां तक इसको एग्जीक्यूट करेगा, और लॉन्गेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से प्रोसेस को सीपीयू लेगा और कौन से प्रोसेस को सीपीयू छोड़ देगा। तो इसके लिए हम एक जैंट चार्ट बना लेते हैं। जैंट चार्ट की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस आते हैं और सीपीयू को असाइन होते हैं, और कैसे उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है और कब उसको टर्मिनेट करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग और चीजें देखेंगे इसमें। तो एक जैंट चार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक बड़ा सा जैंट चार्ट में ले रहा हूं, ध्यान से देखें आप प्लीज। ये देखिएगा, इस जैंट चार्ट पर ध्यान दें आप। तो ध्यान से देखिएगा, P1 किस टाइम पर आया है, P1 आया है 1 टाइम पर, यानी 0 से हम शुरुआत करते हैं यहां से लेकर के और 1। अब ध्यान से देखिएगा, तो 0 से 1 के बीच में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 0 पर तो कोई प्रोसेस आया नहीं है। तो यहां पर सीपीयू हमारा आइडल रहा, सीपीयू हमारा क्या रहा यहां पर, आइडल, यानी वो उसके पास में कोई जो भी नहीं थी, यानी कोई प्रोसेस आया ही नहीं था, तो वो आइडल था 0 से लेके 1 तक। अब देखिए 1 पर किसने एंट्री मारी है, 1 पर किसने एंट्री मारी है, 1 पर एंट्री मारी है आपके P1 ने। ठीक है, तो P1 ने एंट्री मारी है आपके 1 ने। अब ध्यान से देखें, अब क्योंकि P1 ने 1 पर एंट्री मारी है और इसका बर्स्ट टाइम कितना है 2, तो एक बार अगर इसको असाइन, क्योंकि अभी और प्रोसेस के अंदर नहीं है, अभी रेडी क्यू में कोई और प्रोसेस नहीं है। जब कोई और प्रोसेस नहीं है तो हम बर्स्ट टाइम की कंपैरिजन किसी से कर भी नहीं सकते। तो अभी ये पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम अपना लेगा, पूरा बर्स्ट टाइम लेगा जब तक कि कोई नया प्रोसेस इसके अंदर नहीं आ जाता है। और जब नया प्रोसेस आ जाएगा तो फिर ये उससे कंपैरिजन करेगा, जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा लंबा होगा फिर वो सीपीयू उसको लेगा। कैसे, ध्यान से देखें। तो इसका बर्स्ट टाइम है 2, तो ये पूरा 2 एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ +2 करके, और ये कहां तक चलेगा 3 तक। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया और सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूट किया और ये टर्मिनेट होकर बाहर निकल गया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, 2, अब यहां से इसने 2 यूनिट लिया था 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3 के बीच में 2 आता है, 2 आता है ना। तो 2 जब आता है स्टूडेंट्स, तो 2 टाइम पर P2 कहीं ना कहीं इसके अंदर आ गया था। ठीक है ना। लेकिन यहां 3 पर ध्यान से देखें, 3 पर हमारा P3 भी आ चुका है और P2 भी आ चुका है। अब ध्यान से देखेंगे, ये तो कंप्लीट हो चुका है, P2 भी आ गया और 3 पर हमारा P3 भी आ गया। अब ये देखें कि ध्यान से देखें कि बर्स्ट टाइम किसका लंबा है, बर्स्ट टाइम किसका लंबा है, यानी किसका ज्यादा है। क्या P2 का बड़ा है या P3 का बड़ा है, तो P3 का बड़ा है। तो ये लॉन्गेस्ट यानी लंबे वाले बर्स्ट टाइम को लेगा। तो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स P3, और ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा आपका पूरा का पूरा 6 तक। क्यों, इसके अंदर एक क्वालिटी ये है कि एक बार इसको सीपीयू को प्रोसेस साइन हो गया, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव है तो बीच में नहीं रुकेगा,
पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम लेगा, ये नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर हमारा 6 प्लस ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये 9 तक जाएगा और ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और रैम से बाहर निकल जाएगा, या मान लो रेडियो से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद देखते हैं, उसके बाद ध्यान से देखिएगा 4 टाइम पर, तो 4 यहां से यहां तक कहीं ना कहीं आ गया था, ध्यान से देखें 4 यहां से यहां कहीं ना कहीं आ गया था 3 से 9 के बीच में। तो 9 पर हमारा कौन सा प्रोसेस आ गया था, ये 4, मतलब बीच में ही आ गया था 4, और 4 के साथ साथ हमारे पास में और कौन सा प्रोसेस था, P2। अब ध्यान से देखें, ये P2 है और ये आपका P4 है, क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा लेना है, लॉन्गेस्ट लेना है स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट लेना है। तो लॉन्गेस्ट लेंगे तो यहाँ पे आएगा P4, ठीक है। और जब P4 आ जाएगा तो ये P4 अपना पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम लेगा 8 तक, तो यानी इसमें 8 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17, यानी 17। अब ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये बर्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में हमारा क्या बचता है, जो रेडियो के अंदर वेट कर रहा है अपनी बारी का, P2। तो P2 को हम लास्ट में ले आएंगे, ये हमारा P2 आ गया। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 4, यहाँ पर आप 4 ऐड करके बना देंगे 21, तो ये 21 नंबर पर जाकर के, यानी 21 यूनिट पर जाकर के, या 21 माइक्रोसेकंड पर जाकर के ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी हम सीपीयू उस प्रोसेस को लेगा जिसकी बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से सारे के सारे असाइन हमारे हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हमारे हो चुके हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इसी में आगे हम CT, TAT, WT आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस वाले नीचे वाला जो चार्ट है, ये जो हमारी सारणी है, टेबल है, इसको ध्यान से देखें आप। ये तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद में CT देखिएगा, CT कंप्लीट कौन सा कहां पर हुआ है, ध्यान से देखिएगा। P1 कहां पे कंप्लीट हुआ है, देखो P1 कंप्लीट हुआ है 3 पर जाकर के, देखिएगा तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। P2 कहां कंप्लीट हुआ है, P2 कंप्लीट हुआ है हमारा 21 पर, देखो यहाँ पे लास्ट वाले को देखते हैं जहां पे वो कंप्लीट होता है, तो हमने 21 लिख दिया है। P3 हमारा कंप्लीट कहां पे हुआ है, हमारा देखिएगा ये रहा 9 पर। P4 हमारा कंप्लीट हुआ है, देखिए कहां पर, 17 पर। TAT हम निकाल सकते हैं, TAT का फॉर्मूला क्या होता है, TAT को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, CT माइनस AT, यानी कंप्लीशन टाइम में से हम AT को हटा देंगे तो TAT हमारा निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, CT कितना है हमारा 3 और AT कितना है 1, 3 में से 1 को घटा देंगे 2 आ जाएगा, 21 में से 2 को घटा देंगे तो 19 आ जाएगा, 9 में से 3 को घटा देंगे 6 आ जाएगा, और 17 में से 4 को घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। इस तरह से हमारा TAT निकल के आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। TAT आ गया। WT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, TAT में से BT को माइनस कर देते हैं, दोबारा सुन लीजिएगा, TAT में से BT को माइनस कर देते हैं, TAT में से BT को माइनस कर देते हैं। 2 में से 2 जाएगा 0, 19 में से 4 जाएगा 15, 6 में 6 जाएगा 0, और 13 में से 8 जाएगा तो 5, ठीक है ना। इस तरह से हमारा WT निकल के आ गया। अब स्टूडेंट्स, अगर इसका एवरेज निकालना चाहते हैं आप, एवरेज TAT और एवरेज WT निकालना चाहते हैं, तो सारे टाइम को जोड़ के नंबर ऑफ प्रोसेस को भाग कर देंगे, ठीक है ना। आप निकाल सकते हैं कि एवरेज TAT आप 13 प्लस 6 प्लस 19 प्लस 2 अपॉन 4, स्टूडेंट जोड़ करके आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप खुद इसको जोड़िएगा और 4 से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह से WT निकालते हैं, 0 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 4, इसको भी आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी और आपकी चीज समझ में आ जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स, जब हमारा TAT WT निकल जाता है तो इसके बाद में देखिए कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इस लॉन्गेस्ट जो फर्स्ट के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो देखिएगा इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज स्टूडेंट्स ये है, इसका सबसे पहला एडवांटेज स्टूडेंट्स का ये है कि नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एक्सेप्ट लॉन्ग प्रोसेस। जब तक बड़ा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू पर, कोई और प्रोसेस आ ही नहीं सकता है। आने से मतलब कोई एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, किसी और प्रोसेस को अथॉरिटी नहीं है कि वो सीपीयू को असाइन हो और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करे, जब तक के बड़ा वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या, ऑल जॉब्स फिनिश एट द सेम टाइम। और जितने प्रोसेस हमारे असाइन होते हैं सीपीयू को, लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग एक ही टाइम पर, सबका टाइम लगभग एक ही टाइम पर वो समाप्त हो जाते हैं, यानी लगभग उनका जो टाइम होता है एग्जीक्यूशन का वो लगभग सबका समान होता है। समान से मतलब ये है, ऐसा लगता है कि सारे के सारे एक ही टाइम पर वो कंप्लीट हुए हैं। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है स्टूडेंट्स। देखिए डिसएडवांटेज क्या है, हाई एवरेज टाइम एंड हाई अराउंड टर्न अराउंड टाइम। इसमें एवरेज टाइम हाई आता है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे TAT और आपका WT दोनों हाई आएंगे, मतलब ज्यादा आएंगे।
इसमें ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? रीजन ये है कि अगर लॉन्ग प्रोसेस आते चलेंगे तो फिर शॉर्ट जो प्रोसेस होंगे तो उनको तो टाइम नहीं मिलेगा एग्जीक्यूट होने का, ठीक है ना। तो इसमें हाई, इसको रिस्पॉन्स टाइम या मान लो वेटिंग टाइम उसका हाई होता है, उसको ज्यादा वेट करना पड़ता है उन प्रोसेस को, छोटे प्रोसेस होते हैं। इसके बाद दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है? रिड्यूस प्रोसेसिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन। इससे नुकसान क्या होता है? उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है, रिड्यूस होती है, घटती है, यानी कम हो जाती है। तीसरा, एफिशिएंसी घटती है उसकी, और उसका यूटिलाइजेशन घटता है। किसका? हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, वो इसका एडवांटेज था। ये इसका मैं न्यूमेरिकल आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपकी समझ में आई होंगी कि एलजेएफ किस तरह से काम करती है। अगर ये चीजें आपकी समझ में आ गई हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के जरिए से कुछ पूछ लीजिएगा अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो। धन्यवाद।